प्यारे बच्चों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए भारतीय संविधान, इट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री पर आधारित जो इसमें फैक्ट है वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसमें जो क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं बहुत ही जो बार बार आते रहते हैं उन पर वहां पर डिस्कस करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मैं बिना माइक के पढ़ा रहा हूं इसलिए आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लीड का प्रयोग करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं यानी कि भारतीय संविधान, और उसमें बताएंगे आज आपके लिए कि गवर्नमेंट के अंग यानी कि सरकार के अंग यानी कि इट मीन्स पृथक्करण का सिद्धांत यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थियों, जो ये सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है और हमारे संविधान के जो आर्टिकल 13 में यानी कि जहां पुनर्वालोकन की शक्ति दी गई है वहां पर यानी कि पृथक्करण का सिद्धांत भी दिया गया है। तो यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहले तो देखेंगे बोर्ड की साइड। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि जो हमारा भारत है ये, ठीक है, हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में, नंबर 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ध्यान देंगे, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। और ये जो राज्यों का संघ जो कॉन्सेप्ट है कहां के संविधान से लिया गया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि वहां संघीय सरकार की बात की है यानी कि फेडरल सिस्टम की बात की है यानी कि संघीय सरकार या अर्ध सरकार। तो वहां पर जो दो सरकार आगे देखेंगे। यहाँ पर मैंने जो, क्योंकि इंडिया है, इंडिया का एक एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा और इसकी एक बाउंड्री होगी और बाउंड्री के अंतर्गत रहने वाली जनसंख्या। और इसके लिए हमारे संविधान में जो निर्माताओं ने जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि जो हमारा भारत है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये मैं आपके लिए बार बार समझा रहा हूं। ठीक है, यहां देखेंगे क्योंकि जो लोकतांत्रिक गणराज्य है इसका हमें गर्व होना चाहिए और इसको बनाए रखने का हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। आगे चलते हैं। सवर्ण नीति यानी कि जिसे कहते हैं संप्रभु सत्ता। संप्रभु सत्ता का मतलब है जब भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो ब्रिटिश सरकार ने यानी कि ब्रिटिश वहां के जो सम्राट थे ब्रिटेन के, उन्होंने हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है संविधान सभा को सवर्ण नीति दी गई थी यानी कि आप संप्रभु हैं। ठीक है, तो यानी कि आप संप्रभु हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। जो यहाँ पर जो इंडिया की जो बाउंड्री है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि जो इंडिया की जो बाउंड्री है, जैसे कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान के जो मध्य है, जब हमारे देश का विभाजन हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को, तो अंग्रेज थे रेड क्लिफ, उन्हीं के नाम पर उसका, ठीक है, एक लाइन बाउंड्री यानी कि बनाई गई थी। आगे जो चलते हैं यहाँ पर
जो इसमें जो पाकिस्तान जो आता, पाकिस्तान का जो वहां पर जो शब्द जो था, यानी कि बांग्लादेश, क्योंकि वो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान था, तो पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान का मतलब है इट मीन्स जो बांग्लादेश है। तो इसकी एक ही लाइन है जिसे कहते हैं हम, यानी कि रेड क्लिफ लाइन। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, यानी कि भारत और बांग्लादेश की लाइन को एक ही लाइन से कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। आगे चलते हैं, जो यहाँ की जो बाउंड्री है, जैसे कि अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है, जो जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल जो कहते हैं, यानी कि सीमा रेखा, तो वो डूरेंट लाइन है। और ये क्योंकि जो अफगानिस्तान है 1914 में यहाँ से हमारे इंडिया से अलग हो गया। आगे चलते हैं, मैकमोहन जो लाइन है वो चाइना के बीच में और इंडिया के मध्य है, जिसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। आगे चलते हैं, फिर आ जाते हैं बर्मा, तो वहां पर इंडो बर्मा जो बैरियर जो लाइन है वो इन दोनों के, भारत और म्यांमार के मध्य है। अब आ जाते हैं जो अंडमान और वहां के जो मध्य जो लाइन है, जो बांग्लादेश और इंडिया के, तो उसको हम कोको स्ट्रीट कहते हैं। अब नीचे आ जाइए, नीचे का जो क्षेत्र जिसे हम पाक स्ट्रीट जो कहते हैं, जो श्रीलंका और इंडिया के मध्य का, यानी कि जो बाउंड्री है पाक स्ट्रीट जिसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। अब आगे चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों संविधान पर। तो इस भूल जो बाउंड्री है, यहाँ पे मेरा समझाने का मतलब है, इसके बीच का जितना भी क्षेत्रफल है उसको हम क्या कहते हैं, इंडिया कहते हैं, यानी कि इंडिया, यानी कि इट मीन्स भारत। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो ये दिया गया है, तो यहाँ पर मैंने काफी आपको नॉलेज दे रहा हूँ, तो इस वीडियो को देखते रहे। यहाँ पर जो सेपरेशन का जो सिद्धांत भी मैंने बताया। अब आगे चलते हैं, तो एक हमारा संविधान होगा, जो संविधान कहता है जो देश को चलाया जाएगा वो डेमोक्रेटिक तरीके से, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक, यानी कि सरकार का चुनाव होगा, और सरकार का जो चुनाव होगा वो आपका, यानी कि डायरेक्ट, यानी कि तरीके से, यानी कि इलेक्टेड होंगे, यानी कि चुनाव प्रणाली के द्वारा। तो यहाँ के गवर्नमेंट का जो सिलेक्शन है, और कुछ इनडायरेक्ट भी, यानी कि गवर्नमेंट के तहत चुनेगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर जो मैंने जो लिखा है, एक एक टॉपिक को देखिए। तो इसके जो सरकार के जो गवर्नमेंट है, इसके कितने पार्ट है प्यारे बच्चों, यानी कि मेनली 3 पार्ट है, लेकिन जो चौथा अंग जो माना जाता है वो मीडिया को माना जाता है। तो यानी कि भारत सरकार का एक अंग नहीं, यानी कि 4 अंग है जो सरकार को चलाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर एक एक को हम विस्तार से समझाएंगे। अब पहला देखेंगे, तो यह ध्यान कर ले, नोट कर ले, और भी मैं फिगर करके आप वीडियो देखते रहिए, तब मैं आगे इसका आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका और मीडिया, ये यानी कि 4 अंग हैं सरकार के। अब यहाँ पर चलते हैं, जो कार्यपालिका है वो 2 पार्ट में है। यहाँ पर मैंने इसका पार्ट दिया है और इसके आर्टिकल भी दे दिए हैं, तो सभी बच्चे इनको नोट कर लेंगे, क्योंकि ये परीक्षाओं के लिए अति उत्तम, यानी कि आपके पास, यानी कि एक मटेरियल, एक नोट्स होगा शॉर्ट में। अब आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट में एक, यानी कि जो कार्यपालिका है ये 2 भाग में विभाजित है, यानी कि 2 पार्ट है इसके, और लेजिस्लेटिव के भी, विधायिका के भी 2 पार्ट है, और जुडिशरी यानी कि 3 पार्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर पहले से स्टार्टिंग करते हैं। पहले जो दिया गया है, एक होता है यूनियन, यानी कि संघ या केंद्र या भारत सरकार, एक ही बात है। आगे चलते हैं, दूसरा है राज्य, यानी स्टेट या प्रांत, यानी कि प्रोविंस। आगे यहाँ पर जो इसमें जो है आपके जो यूनियन में, कार्यपालिका में कौन कौन लोग आते हैं, इसके कौन कौन अंग हैं वो देखिए।
तो यहाँ पर जो कार्यपालिका किन लोगों से मिलकर के बनती है, यूनियन लेवल पर यानी कि संघ लेवल पर। तो यहाँ पर जो संघ लेवल पर जो सरकार जो बन रही है कौन कौन सी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत, एक है भारत जिसे हम कहते हैं, आगे जो प्रेसिडेंटल और एक आर्टिकल जो 52 दिया गया। तो यहाँ आर्टिकल 52 के तहत प्रेसिडेंट का चुनाव है और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि भारत का एक राष्ट्र प्रमुख होगा, ये आर्टिकल 52 कहता है। आगे जो यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि उपराष्ट्रपति का मतलब है कि यानी कि एक यानी कि उपराष्ट्रपति होगा। आगे जो प्रधानमंत्री है उसका मैंने आर्टिकल दिया गया है, ठीक है, 75 के तहत काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है एक मंत्री परिषद होगी और इसमें कैबिनेट मंत्री और एक स्टेट मंत्री और एक उप मंत्री यानी कि गृह सचिव। तो यहाँ पर ये जो दिया है अटॉर्नी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल जिसे हम कहते हैं महान्यायवादी, इसको आर्टिकल 76 के तहत दिया गया है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर जो ये राज्य है, जो स्टेट है, जो प्रोविंस है, ये गवर्नर होगा और आर्टिकल 155 के तहत यानी कि ये इसका निर्माण होगा। आगे सीएम जो दिया गया है इसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। एक सीएम यानी कि सीएम का मतलब है एक यानी कि मुख्यमंत्री होगा, ठीक है, राज्य में एक गवर्नर इसका प्रमुख होता है, दूसरे यहाँ पर प्रधानमंत्री होगा आर्टिकल इसके तहत, और आर्टिकल यहाँ पर जो दिया है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे यानी एक मंत्री परिषद होगा जिसमें कैबिनेट मंत्री और यानी कि राज्य मंत्री और यानी उप मंत्री होंगे। आगे जो इसमें जो दिया है एक एडवोकेट है यानी कि जो जिसे हम महावक्ता कहते हैं, ये महावक्ता यानी कि राज्य सरकार है उसका वकील होता है, जो भी पक्ष है सुप्रीम कोर्ट में रखता है। इसमें अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का वकील होता है जिसे हम महान्यायवादी कहते हैं और यानी कि भारत सरकार यानी कि पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखता है। आगे यहाँ पे जो डिस्कस करते हैं यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर जो विधायिका है, विधायिका यानी कि यूनियन जो संघ जो दिया गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हमारे देश में एक यूनियन में यूनियन लेवल पर केंद्र लेवल पर यानी क्या है संसद है, और दूसरी जो राज्य लेवल पर जो क्या है राज्य विधानमंडल होता है। और ये पार्लियामेंट जो संसद है हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में एक संसद के गठन की बात है, और यहाँ पर जो आर्टिकल 160 तहत के यानी कि प्रांत यानी कि राज्य विधानसभा के गठन की बात है। इसमें ये मिलकर किन लोगों से बनती है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के कितने अंग हैं, तो प्यारे बच्चों ध्यान कर लेंगे, एक राष्ट्रपति होता है, एक राज्यसभा और एक हमारी लोकसभा, ये मिलकर के तीन यानी कि ये हैं, ये मिलकर के क्या है यानी कि बनती है हमारी संसद। तो संसद जो है यानी कि इसके तीन पार्ट है, प्रेसिडेंट समझ लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर इसका चेयरमैन कौन होता है यानी 89 के चेयरमैन होता है यानी कि उपराष्ट्रपति, और एक डिप्टी चेयरमैन होता है, ठीक है, जो बनाया जाता है सदस्यों में से। लोकसभा हमारे संविधान के आर्टिकल 81 में दिया गया है, इसका स्पीकर क्या जो आर्टिकल 95 में, और एक डिप्टी स्पीकर और एक, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का मतलब है जब कोई सरकार चुनी जाती है, जब तक कोई पहले जब कार्रवाई जब होती है तो वहां पर कोई स्थायी सदस्य नहीं हुआ होता तो वो उसकी अध्यक्षता करता है स्पीकर के रूप में, तो उसे हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, जो लोकसभा है यानी कि ये उच्च सदन है, अगर ये उच्च सदन है तो राज्यसभा क्या है आपका निम्न सदन, यानी कि ये जो यानी कि इसका मतलब है उच्च सदन और एक निम्न सदन, लोअर हाउस और अपर हाउस। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि जो ये आपका निम्न सदन है, क्योंकि उच्च सदन क्या है हमारा ये है राज्यसभा, ठीक है, ये ऐसा है। तो यहाँ पर आप इसको कर लेंगे क्योंकि
ये जो उच्च सदन जो दिया है मैंने, तो यहाँ पर आप निम्न सदन करेंगे क्योंकि ये आपका निम्न सदन है। यहाँ पर आप निम्न कर देंगे, निम्न सदन। निम्न सदन कौन सा है हमारा, ये यहाँ पर निम्न सदन। तो यहाँ पर निम्न सदन क्या है हमारा, ये है, ये हमारा यानी लोकसभा निम्न सदन है, ये हमारा उच्च सदन है। अगर ये अस्थायी सदन है तो ये राज्यसभा परमानेंट सदन है। ये यहाँ पर इलेक्शन प्रत्यक्ष होता है, तो यहाँ पर ये अप्रत्यक्ष होता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर जो है राज्य में ये जो है निम्न सदन है विधानसभा, तो यहाँ पर जो है ये विधान परिषद कैसी है, उच्च सदन माना जाता है। अब यहाँ पर अस्थायी सदन है, यानी कि ये अस्थायी सदन है क्योंकि 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है, और ये परमानेंट सदन है। आगे चलेंगे, यहाँ पर जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है विधानसभा में, और विधान परिषद में अप्रत्यक्ष तरीके से यानी कि सेलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर इनका इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, और ये परमानेंट रहती है। तो यहाँ पर इनका ये मैंने डिफरेंस है, इसके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अब आगे चलते हैं यहाँ पर जुडिशरी के बारे में, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका के बारे में हमारे संविधान के पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक के में जुडिशरी के बारे में बताया गया है। आगे देखेंगे, हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सुप्रीम पावर। जब हमारा देश आजाद हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब पूर्ण जिसे हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो जो पहला संघीय न्यायालय था तो उसको हमने पावर जो संप्रभु हो गया तो उसको पावर मिल गई, यानी कि सुप्रीम पावर मिल गई, तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। पहले हमारा जो न्यायालय थे वो सुप्रीम पावर उनके पास नहीं थे, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे क्या था। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो दिया गया है, अब जो प्रेजेंट में जो संख्या जो दी गई है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या 34 है, जिसमें एक जो है इसी में यानी एक सीजीआई होता है, तो यानी कि एक सीजीआई है और 33 अदर है, यानी कि कुल टोटल कितने हैं 34 है। और यानी कि 2009 में कितने जो उसके तहत, तो ये जो आया है कि 2019 से बढ़ा दी गई है। 2019 से सदस्य संख्या ये है, और 2000 यानी कि 9 में जो सदस्य संख्या थी वो हमारी 31 थे टोटल 31 थे, 30 अन्य थे, एक चीफ जस्टिस था, ठीक है। और उससे पहला 1885 में यानी कि कुल सदस्य संख्या जो थे 25 थे। कितने थे प्यारे बच्चों, 25 थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो अब जो वर्तमान में जो इसके सीजेआई है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, यानी कि NV रमन्ना, ठीक है, कि 48 में अभी बने हैं करंट में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, यहाँ पर मैंने करंट में यहाँ डाल रखा है, तो इसकी आप चिंता ना करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1774 में, अब इसका मैं इतिहास लेके चलता हूँ कि इसका इतिहास है क्या, ठीक है। फिर आगे जो वीडियो में इस पर पूरा चर्चा करेंगे और पूरे में अंतर करके बताएंगे क्या क्या डिफरेंस है इन सभी के बीच में। तो प्यारे बच्चों देखते रहें वीडियो को। अब यहाँ पर जो चलते हैं नेक्स्ट में, पहला जो है 1773 का जो रेगुलेटेड एक्ट आया था उसके तहत, यानी कि 1774 में एक यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। इसमें पहले तो इनके चीफ जस्टिस से एलिजा इनपे बनाए गए थे, पहले चीफ जस्टिस है ये कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के। अन्य जो चैम्बर्स, अन्य जो जज थे 3 थे, तो इनका नाम भी पूछ लिया जाता है अच्छे लेवल पर। तो चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट ये थे, और ये इसका जो क्षेत्र जो था वो कहाँ तक था प्यारे बच्चों, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो अपराधी जो तत्व है या उनको यानी कि सजा देने का काम, दंडाधिकारी का काम। आगे चलते हैं यहाँ पर
1937 में ये जो है 1935 में पहला एक भारत शासन अधिनियम आया, उसके तहत यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई। यानी कि जो यहाँ पर कलकत्ता में था उसको यहाँ पर ट्रांसफर किया गया, यानी कि दिल्ली में एक संघीय न्यायालय जिसे हम इंग्लिश में फेडरल जुडिशरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो फेडरल जुडिशरी है, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, जब ये दिल्ली में था तो इसके जो सीजीआई थे वो सर मॉरिस गवायकर थे, और इस समय जो कुल सदस्य संख्या जो थे कितने थे, यानी कि 8 थे। अब आगे चलते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय भारत के यानी कि चीफ जस्टिस कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, इस तरह का आपका यहाँ पर बहुत अच्छी नॉलेज आपको दी जा रही है स्टार्टिंग से, और इसके बारे में आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे DK कपाड़िया हैं, आगे जो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं सभी। और 26 जनवरी जो 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत के जो चीफ जस्टिस थे हीरा लाल, यानी कि प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम चीफ जस्टिस यानी कि हीरा लाल कानिया थे। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये 1980 है, 1980 में जनहित याचिका के जो जनक थे, जो बनाई थी, वो कौन थे, PN भगवती। ये क्वेश्चन काफी टाइम पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर NV कृष्णा करते हैं, ठीक है, ये दोनों जज थे जिन्होंने PN जिसे कहते हैं जनहित याचिका, जनहित के बारे में, तो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक आपको, ठीक है, मोटी मोटी और एग्जाम से रिलेटेड जानकारी दे रहा हूँ, विस्तार से भी करेंगे। हमारा जो भारतीय जो न्यायपालिका है वो इसका जो ढांचा है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, वो हमें दिखता है तो वो फेडरल है। फेडरल का मतलब है क्योंकि वो केंद्र लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर यानी कि कोर्ट सिस्टम चलता है, तो उसको हम डिफाइन करेंगे। तो आप टिक करेंगे कि हमारे भारत में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता, यानी कि इसका ढांचा हमें संघात्मक है लेकिन एकल नागरिकता, इस चीज को बार बार ध्यान रखें। आगे जो ये हाई कोर्ट की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट लेवल पर एक हाई कोर्ट होंगे, और ये आर्टिकल हमारे संविधान के 214 से 232 के बीच दिए गए हैं, ठीक है। कुल अब जो प्रेजेंट में कुल संख्या हाई कोर्ट की कितनी है, 24 है, और भाग संविधान के भाग 5 में दी गई। आगे चलेंगे, यहाँ पर एक पहले जो है हिस्ट्री में चलते हैं। 1961 में ये इंडियन हाई कोर्ट अधिनियम आया था, तो इसमें 2 हाई कोर्ट का निर्माण किया गया था, मद्रास और मुंबई में, और बाद में जो है पंजाब में हाई कोर्ट का निर्माण किया गया था। आगे यहाँ पर जो चर्चा करते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट, यानी कि जिसे हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, और ये आर्टिकल संविधान के यानी कि यहाँ पर मेंशन है 233 और 237 के मध्य में इसके दिया गया। आगे भाग 6 में है, और यहाँ पर जो मैंने प्यारे बच्चों जो ये प्रिवी काउंसिल जो शब्द लिखा है, इसको आप बहुत ध्यान देंगे। ये है क्या, प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल में जो यहाँ पर जो मैं आपको मेंशन जो कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जब यहाँ पर हमारा देश यानी कि जब तक 26 जनवरी से पहले, यानी कि जब ये संघीय न्यायालय था, और इस समय जो और उससे पहले, यानी कि कोई भी अपील करने के लिए हमें ये अपीलेट अथॉरिटी है। तो यानी कि क्योंकि इसको सुप्रीम पावर नहीं थी, और सुप्रीम पावर अपील करने के लिए हमें ब्रिटेन जाना पड़ता था, और कहाँ पर अपील की जाती थी, ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जाती है, वहां के जो कोर्ट है उसमें यानी कि अपील की जाती थी। तो इस चीज को ध्यान देंगे। जब हमारा 26 जनवरी 1950 को जब पूर्णता, तो इसको फिर संघीय न्यायालय को, क्योंकि इसको सुप्रीम पावर मिल गई, यानी कि जो संप्रभुता जो शब्द है वो मिल गया, तो इसका जो रोल यानी कि
खत्म हो गया प्रिवी काउंसिल का। अब हमारा देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम है, यानी कि सुप्रीम पावर इसको दे दी गई। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर जो शब्द मैंने जो लिखे हैं मीडिया, तो मीडिया के बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है। मीडिया का काम होता है कि जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाना, जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। इसका मतलब है कि जो सरकार की नॉलेज में नहीं है तो उसको यानी कि पब्लिसिटी यानी कि सरकार को सूचना करना यानी कि जगाना का काम कौन करती है? मीडिया। आगे चलते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चों, ये गवर्नेंस शब्द लिखा है, यानी कि गवर्नेंस एक होती है गवर्नमेंट और एक होती है गवर्नेंस और एक होती है यहाँ पर ये सिविल सोसाइटी। ध्यान देंगे, सिविल सोसाइटी। तो यहाँ पर जो गवर्नेंस जो शब्द है तो यहाँ पर समझने की कोशिश करें, शासन विधि शासन प्रणाली होती है। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? जो ये सभी जो बॉडियां हैं, तीनों बॉडियां ये सभी आ जाती है, जिसके अंतर्गत चारों जो है इसके अंतर्गत आती है गवर्नेंस के। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, तो ये एक बड़ा क्षेत्र है। कैसा है? बड़ा क्षेत्र है, यानी कि आप ठीक है वेन डायग्राम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और प्लस जो है ये इन सबको मिला करके ये तंत्र, ये भी तंत्र आएगा और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो तंत्र हैं ये भी इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे कि एनजीओ, कॉर्पोरेट प्रशासन और जो इंस्टीट्यूशन जो संस्थाएं हैं वो भी, और यानी कि बाजार जो संस्था है जैसे प्राइवेट निजी संस्थाएं वो यानी कि अगर जनता के हित में कोई सिविल वर्क करते हैं तो वो इसमें बाजार तंत्र, व्यापार, सिविल सेवक, छात्र। और इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये समझने की कोशिश करें। एक्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर द एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे कि हमारे लिए कोई रोड या कोई भी खराब हो जाता है तो हम उसकी कंप्लेंट कहाँ की जाए, या कोई इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में या कहीं भी या रोड पर यानी कि खराब हो जाती है तो उसकी कंप्लेंट क्या करें। यानी कि एक ऐसी बॉडी, क्योंकि ये बॉडी सीधे काम तो आपकी बात को नहीं, ठीक है, तो इसकी यानी कि सुनेगा कौन, इनकी सॉल्व को कौन प्रॉब्लम करेगा, ये बॉडी प्रॉब्लम करेंगी। यानी कि ये बॉडी का मतलब प्रशासन तंत्र वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। शासन है, ये प्रशासन है, यानी कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। चाहे आपका कोई मामला है, मुद्दे हैं, तो वो प्रॉब्लम को ये देखेंगे, ठीक है। ये बॉडी है, ठीक है, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम है, आगे चलेंगे। जो सिविल सोसाइटी है, यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी जो मैंने शब्द लिखा है नागरिक समाज की बात। तो यहाँ पर जो है सामाजिक संस्थाएं, जैसे कि दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है, और यहाँ पर जो राहत बचाव के लिए, गरीब मजदूरों के लिए जो कार्य करती हैं, जो मजदूर यानी कि शिक्षा के लिए, अस्पताल के लिए, जो कि जनता के हित में, और वो जनता से ही यानी कि उनको पैसा आता है, फंड आता है, तो वो जो जनता के लिए जो ऐसे वर्ग जो कि शोषित हैं या शिक्षा लोगों के लिए सार्वजनिक यानी कि काम करती है, पब्लिक सेक्टर में यानी कि सभी का भले के लिए काम करती है। जैसे कहीं बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, जैसे कि कैलाश सतर जो सत्यार्थी थे, ठीक है, 2014 में उसको, ठीक है, नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वहां पर वो जो उनको पुरस्कार मिला था तो बचपन बचाओ आंदोलन उन्होंने चलाया था। तो इसको ध्यान दे लेंगे कि बचपन बचाओ आंदोलन, यानी कि जो मजदूरी करते थे जो बाल मजदूर, उनके लिए उन्होंने काम किया। तो ये सिस्टम, आगे चलते हैं, समझ गए होंगे मेरी बात को। पर्यावरण, जैसे बहुत सारे आंदोलन चलते हैं तो बहुत सारी सिविल सोसाइटियां काम करती हैं, यानी कि जो जनता के हित में काम करती हैं। तो यहाँ पर जन पर्यावरण और जो जन आंदोलन है इनको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए
चिपको आंदोलन हुआ था। तो चिपको आंदोलन जो ये उत्तराखंड में हुआ था, क्योंकि वहां पर पेड़ों की कटाई ज्यादा हो गई थी। तो यहाँ पर चिपको का मतलब है पेड़ों से चिपक जाना, लिपट जाना, यानी कौली भर लेना, इस तरह से ये है। तो वहां पर जो पेड़ों की कटाई चल रही थी तो लोग उनसे चिपक गए थे, तो इसको हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। चिपको आंदोलन एक, ठीक है, उत्तराखंड की महिला थी श्रीमती, ठीक है, गौरी देवी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये 1970 की बात है और 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा इसके, ठीक है, नेतृत्व किया था चिपको आंदोलन। एक और नाम आता है चंडी प्रकाश और सुंदरलाल बहुगुणा। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में प्यारे बच्चों कई टाइम पूछा गया, इस चीज को ध्यान रखें। नॉलेज पे ध्यान दें, आपको नॉलेज है तभी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज कम है तो मार्क्स नहीं आएंगे, एग्जाम क्लियर नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि आपका यानी कि नॉलेज मिले, ज्ञान मिले, जिससे कि आप परीक्षा को क्रैक कर सकें। आगे चलते हैं। यहाँ पर अपिको आंदोलन, ये कर्नाटक में हुआ था, दक्षिण भारत में, ठीक है। जैसे कि चिपको है वैसे ही अपिको है। अपिको जो आंदोलन है कि गांव के लोगों ने वहां पर पेड़ों की कटाई जो हो रही थी तो वहां पर ये आंदोलन चलाया था गांव। आगे जो चलते हैं तो वहाँ बहुत सारे हैं जो जिन्होंने इनका नेतृत्व किया, बाबा आमटे भी गांधीवादी थे, वो भी यहाँ पर आते हैं, ठीक है, आंदोलन सामाजिक कार्य करता रहे हैं। आगे चलेंगे। चिल्ला बचाओ आंदोलन जो है ये उड़ीसा में एक चिल्का झील है, और ये जो चिल्का झील है ये खारे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील है। इस चीज को आप ध्यान दें। इसमें झींगा मछली का उत्पादन होता था जब ब्रिटिश सरकार थी, तो उस समय भी यानी कि चिल्का झील को बचाने का वो किया था। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे बाद में, जो बीजू पटनायक जो है, तो बीजू पटनायक ने इस पर, ठीक है, कोई रोक लगा दी, प्रतिबंध, बाद में जो सरकार बनी, ठीक है। पहले तो ब्रिटिश थी, बाद में तो आप देखेंगे ये इसका पहले भी रहा है। और यहाँ पर एक जो टाटा जो प्लांट है, क्योंकि जो मत्स्य वर्ग है उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर मछली का उत्पादन करते हैं तो उनके लिए उनका रोजगार चलता, तो इस आंदोलन को किया था। तो यहाँ पर जो बीजू पटनायक जो वहाँ के प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री थे, सॉरी, तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस पर 1992 में यानी कि इसको, ठीक है, इस पर कानून बना। आगे चलेंगे। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, जो नर्मदा नदी है, इसका आंदोलन जो वहां पर एक सरदार सरोवर परियोजना है, तो वहां से जो लोगों को विस्थापित किया गया था, पुनर्वास जो किया गया था, तो उसके लिए, और इसका मतलब है नर्मदा आंदोलन और पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से, यानी कि मेधा पाटेकर, जिनका नाम है मेधा पाटेकर ने यानी कि नर्मदा आंदोलन वहां पे चलाया। आगे जैसे कि और भी आंदोलन जैसे अभी रहे हैं, जैसे कि अन्ना आंदोलन है, अन्ना हजारे जी का आंदोलन है, जो कि लोकपाल को लेकर के हुआ था, और राइट टू इंफॉर्मेशन। अब जैसे प्रेजेंट में भी अभी जैसे कि किसानों का मूवमेंट चल रहा है, तो इस तरह से जो मूवमेंट है, तो ये सामाजिक संस्थाएं इनमें भाग लेती है, और वो जनता के हित के लिए यानी कि पब्लिक के लिए जो काम करती है उन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी में वो भी आते हैं जो कि एक्टर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो समाज के लिए मनोरंजन का और जो देश का नाम बढ़ाते हैं, और वो भी आते हैं जो खिलाड़ी हैं जो हमारे देश का नाम को रोशन करते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें मैंने बताई। तो अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ और डालते हैं पॉइंट। अब यहाँ पर मैं प्यारे बच्चों ये जो, अब मैं इसका एक मैप बनाता हूं, तो उसको हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, हिंदी में, और यहाँ पर बनाता हूं। तो यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, और फटाफट मैं अभी, ठीक है, इसका डायग्राम करके भी बताता हूं।
जिसको आपको और भी क्लियर हो जाएगा, जिससे प्यारे बच्चों आपको और भी क्लियरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की जाएगी आपको एक एक पॉइंट को, ठीक है, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे और आप प्रत्येक एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो बनाते हैं इसका डायग्राम, तो डायग्राम से आप और समझ लेंगे। जैसे कि मैंने लिखा यानी कि सरकार, यहाँ पे जो सरकार है, जो सरकार के यानी कि 3 पिलर होते हैं। 3 पिलर का मतलब है यहाँ पे समझ लेंगे ये सरकार के 3 पिलर हैं, समझ लेंगे। सरकार 3 अंग होंगे। एक हमारी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका कार्यपालिका, दूसरी हमारी विधायिका, विधायिका, आगे हमारी न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो यानी कि सरकार के 3 अंग हैं, यानी कि जो सरकार को मेनली 3 बॉडी चलाती है और चौथा हमारा यानी कि मीडिया का। तो यहाँ पर आप चाहते हैं जो कार्यपालिका है यानी कि इसकी 2 शक्तियां होती है, 2 पावर होती है। तो यहाँ पर इसकी जो पावर से 2 में हमने विभाजित कर दिया। और जो कार्यपालिका है ये 2 लेवल पर होती है, यहाँ पर पहले समझे, यहाँ पर कार्यपाल, तो ये कार्यपालिका 2 लेवल पर होती है। यहाँ पर एक तो केंद्र लेवल पर, जैसे हम संघ कहते हैं, ठीक है, या हम इसको केंद्र कहते हैं, या हम इसको भारत सरकार भी कहते हैं, भारत सरकार। और एक हम जो इसको राज्य कहते हैं और प्रांत भी कहते हैं, ठीक है, 2 है, यानी कि क्योंकि फेडरल है तो इसलिए। अब यहाँ पर जो ये जो किन किन से मिलकर के बनी होती है, तो यहाँ पर जो शक्तियों का विभाजन होता है। तो जो संघ की है, जो कार्यपालिका है, इनमें कौन कौन लोग आते हैं, तो इनके यानी कि एक तो हमारा जो, तो यहाँ पर मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, इससे आप आसानी से समझ लेंगे। ये तो ये मैंने बना दिया। एक तो हमारा राष्ट्रपति होता, कौन होता प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर ध्यान देंगे राष्ट्रपति, ठीक है, संघ की कार्यपालिका। और इसके पास नामात्र की शक्ति होती है, कैसे, नामात्र की सिर्फ नियुक्ति करता है। क्या करता है ये, नियुक्ति करता है। और किसकी सलाह पर करता है, पीएम की सलाह से, किसकी, पीएम की सलाह से, ठीक है, यानी कि मैं लिख नहीं रहा हूं, एडवाइजरी से। आगे चलेंगे, दूसरे पर कौन होता है कार्यपालिका में, यानी कि पीएम होता है, प्रधानमंत्री, और जो मंत्री परिषद होती है, जो मंत्री परिषद ये होती है। और यानी कि इसके पास नामात्र की शक्ति है और वास्तविक जो शक्ति है वो इनके पास है, यानी कि जो वास्तविक है, वास्तविक शक्ति यानी कि इनके पास है, यानी कि पीएम और मंत्री। अब इसमें जो मंत्री हैं वो 3 प्रकार के मंत्री हैं। एक आपके कैबिनेट जो मंत्री हैं, और दूसरे हमारे जो राज्य मंत्री, और यहाँ पर भी जो एक उपमंत्री जिन्हें हम सचिव कहते हैं, उपमंत्री, यहाँ पर उपमंत्री। तो यहाँ पर आप समझें। आगे चलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बना देता हूं, ये राज्य प्रांत में, तो एक हमारा ये, और यहाँ पर ये मैंने डाल दिया, ठीक है, पीएम और मंत्री परिषद। और आगे जो आता है इसमें एक जो महान्यायवादी भी होता है, कौन होता है, महान्यायवादी। तो यहाँ पर आप देखेंगे महान्यायवादी, न्यायवादी, ठीक है, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और ये सरकार का वकील होता है, क्या होता है, सरकार का वकील यानी कि एडवोकेट होता है। आगे चलते हैं वकील। अब इसमें जो यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर इसके भी जैसे मैंने ये पार्ट कर लिए, समझ लेंगे। ये एक हमारा जो होता है, ठीक है, यहाँ पर राज्य पे जो कौन होता है, यहाँ पर, ठीक है, गवर्नर होता है, यानी कि जो राज्य का प्रमुख कौन होता है, यहाँ पर गवर्नर होता है, गवर्नर होता है यहाँ पर। और यहाँ पर एक मुख्यमंत्री। तो इन पार्ट को मिलाकर के ये
यानी कि ये चीज बनती है कार्यपालिका और राज्य की जो पालिका है गवर्नर और मुख्यमंत्री और इसकी जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद को मिलाकर के ये चीज बनती है। अब मंत्री परिषद में जो कौन से, तो यहाँ पर ये कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, कैबिनेट जो मंत्री जो कहते हैं कैबिनेट मंत्री, और राज्य मंत्री और आपके उपमंत्री यहाँ पर भी होते हैं। और यहाँ पर कौन होता है, महाधिवक्ता। कौन, ठीक है, महाधिवक्ता। ठीक है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ महाधिवक्ता, तो यहाँ पर आप समझ जाए। और इसे कहते हैं हम एडवोकेट जनरल, और ये राज्य सरकार का वकील होता है। किसका, जो राज्य सरकार है उसका वकील होता है। समझ गए होंगे। इनको मिलाकर के क्या बनता है हमारा, यानी कि इनको ये अंग है इसके कार्यपालिका के जो काम। आगे चलते हैं, इसमें जो विधायिका है, तो यहाँ पर विधायिका पर समझेंगे कि यहाँ पर जो विधायिका, इसको मैं सभी नोट कर लेंगे। अब इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर समझेंगे यानी कि विधायिका, यानी कि विधायिका मतलब ये भी 2 लेवल पर है, देखेंगे समझेंगे। यहाँ पर 2 लेवल पर है, यानी कि एक तो संसद होती है, संसद यानी कि इसका मतलब है केंद्र लेवल पर, एक हमारा जो यहाँ पर डाल देते हैं केंद्र पर, और एक राज्य लेवल पर, राज्य पर। तो यहाँ पर क्या होगा, संसद होगी, संसद ये होगी, और यहाँ पर राज्य का विधानमंडल होता है, राज्य विधायिका या हम इसे विधानमंडल भी कहते हैं, विधायिका। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये किनसे मिलकर के बनती है, इसके 3 अंग होते हैं, यानी कि 3 अंग हैं, यानी कि राष्ट्रपति समझेंगे, राष्ट्रपति, और दूसरे पर यहाँ पर लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, और यहाँ पर एक राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा, इन सभी से मिलकर बनती है यानी कि संसद। ठीक है, अब आगे ये जो चलते हैं मैंने आगे बता दिया है। ठीक है, इसका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, और इसका जो इलेक्टेड किए जाते हैं वो यहाँ पर प्रत्यक्ष होते हैं, और यहाँ पर ये यानी कि अप्रत्यक्ष, यानी कि अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ये निम्न सदन है, ये निम्न सदन, और ये हमारा उच्च सदन है, उच्च सदन है। ये यहाँ पर अस्थायी है, अस्थायी सदन है, और ये यानी कि स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, इसका टाइम होता है। ठीक है, ये अस्थायी 5 वर्ष तक का होता है। ठीक है, 5 वर्ष तक, और ये हमारा परमानेंट होता है, स्थायी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऐसी तरह से यहाँ पर जो है 3 आ गए, 3 में हम जो डालते हैं यानी गवर्नर जो है, यानी कि जो राज्य का प्रमुख है गवर्नर, और आगे जो चलते हैं गवर्नर यानी कि मुख्यमंत्री, और इसकी जो मंत्री परिषद यानी कि मंत्री परिषद, ये मिलकर के बनते हैं मंत्री परिषद। इसमें भी जो मंत्री होंगे, एक तो कैबिनेट मंत्री होंगे, समझ लेंगे, कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट मंत्री, और यानी कि राज्य मंत्री, और एक आएंगे उपमंत्री यानी कि उपमंत्री। ये समझे बाई फिगर से। अब आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, राज्य जो विधायिका है, एक गवर्नर होगा, और यहाँ पर एक यानी कि ये विधानसभा है, क्या है, विधानसभा, और ये हमारी विधान परिषद। ठीक है, इसमें अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, अप्रत्यक्ष। ठीक है, और ये स्थायी होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये उसका उल्टा होगा, ये जो राष्ट्र प्रमुख होगा प्यारे बच्चों। अब आगे यहाँ पर जो चलते हैं, चर्चा करते हैं लोकसभा, और ये मैंने आर्टिकल वहां पर पहले डाल दिए हैं, सभी बच्चे यहाँ पर
इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका हेड और ये मैंने डाल दिया विधानसभा विधान। अब जो इनके जो दोनों के जो लोग हैं, जो मेंबर, इसको कहते हैं एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके जो सदस्य हैं इनको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो इसके साथ इनको कहते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आगे चलेंगे, इसमें जो जुडिशरी है, यानी कि हमारे भारत में एकल जुडिशरी है, एकल न्याय पालिका है। ठीक है, पालिका है। इसका जो ढांचा कैसा है? संघात्मक है, संघात्मक है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, पहले लेवल पर यानी कि केंद्र लेवल पर सुप्रीम यानी कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी कि केंद्र पर लेवल पर। दूसरे पर हमारा यानी कि हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब है यानी कि राज्य स्तर पर। तीसरे पर 3 पर यानी कि अधीनस्थ न्यायालय होता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, यानी कि जिला स्तर पर। और एक ग्राम पर चौथा होता है ग्राम न्यायालय, यानी कि ग्राम स्तर पर। और भी बाकी होते, तो वहां पर हम आपको डिस्कस करके बताएंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब आगे चलते हैं, ये सभी ने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कुछ आपको जुडिशरी पर भी समझाते हैं, तो आप देख लें, नोट कर लें इस तरह से। ये हमारा, ठीक है, इसको मैंने वेन डायग्राम से भी सभी को समझा दिया है, सभी की समझ में आ गया होगा इसके पार्ट कौन कौन से हैं। अब आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब इसके इतिहास पे थोड़ा सा और नजर डाल देते हैं, तो वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, आपको कंटेंट दिया जा रहा है एकदम, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है और जो डायरेसी सिस्टम पर बात करते हैं, यानी कि जो बंगाल में जो 1765 में देखेंगे, 1765 में जो दैत्य शासन जो लागू किया गया था, दैत्य शासन समझेंगे। यहाँ पे मैं डायरेसी यानी कि इसी से रिलेटेड इसका इतिहास बता रहा हूँ। डायरेसी सिस्टम 1765 में कहाँ पर लागू किया गया था? बंगाल में यानी कि 2 सत्ताएं थी, समझ लेंगे। एक बंगाल में यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट, ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे ईस्ट इंडिया, ठीक है, इंडिया कंपनी जो थी, इसके गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, समझेंगे, रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, ये भारत के प्रथम यानी गवर्नर है, ये मतलब ओनली बंगाल के गवर्नर है। ठीक है, सॉरी, इसमें बंगाल के गवर्नर, ठीक है, गवर्नर लगाएंगे, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर ओनली। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर ये, और यहाँ पर जो बंगाल का जो थे, इसका जो दीवानी जो, तो इसको नजमुद्दौला जो बनाया गया था, यहाँ के जो नवाब थे, यानी कि जो बंगाल के जो नवाब जो बनाए थे, ठीक है, नजमुद्दौला करके है, ठीक है, मीर कासिम के बाद, ठीक है, ये बनाए गए थे। तो यहाँ पर ये जो सत्ता है, तो यहाँ पर जो सत्ता का मतलब 2 हो रहा है, 2 पार्ट हो रहे हैं, यानी कि इनमें जो स्थितियां जो कंपनी है, इसको यानी कि बंगाल और बिहार, ठीक है, बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र है, ये इनको दीवानी यहाँ पर राइट दे दिए गए थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को। और 1700 आगे जो 1760 में जो है मीर कासिम ने मिदनापुर, चटगांव और एक वर्धमान, यानी कि 3 जिलों का दीवानी राइट दिए गए थे। और इस राइट को बढ़ाकर यहाँ पर ये, यानी कि यहाँ पर सत्ताएं 2 हो गई,
दो यानी कि एक बंगाल का नवाब और एक आपके इंडिया कंपनी के। तो यहाँ पे डायरेसी सिस्टम हो गया, यानी कि जैसे हम दैत्य शासन कहते हैं। अब इसमें जो दैत्य शासन के बंगाल में जो जनक थे कौन थे प्यारे बच्चों? रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पे जो ठीक है जो जनक कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ध्यान देंगे रॉबर्ट क्लाइव। दैत्य शासन जो ठीक है दैत्य जो शासन है इसके जो इसको जो बनाया गया था जो माना जाता है लियोनिस कर्टिस, बंगाल में वो है लेकिन जनक ये भी है। तो बंगाल में ये इनको जन्म दिया था, लेकिन इस सिद्धांत को जो दिया था ठीक है किसका सिद्धांत था के लियोनिस कर्टिस, ठीक है ध्यान देंगे लियोनिस कर्टिस इनका ये सिद्धांत था, ठीक है सिद्धांत किनका था? इनका था और जन्म दिया था इन्होंने। अब आगे चलते हैं डायरेसी जो सिस्टम है कब कब कहां कहां लागू किया गया है। इसके बाद जो है 1700 ठीक है 1919 में चलते हैं, 1919 में चलते हैं क्योंकि वहां पर प्रांतों में डायरेसी सिस्टम लाया गया था। प्रांतों में समझेंगे प्रांतों। हाँ तो यहाँ इससे पहले अगर हम चलते हैं तो वहां पर ब्रिटिश 1784 पे चलते हैं, ध्यान ठीक है। यहाँ पर एक ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया था, इंडिया एक्ट। इस इंडिया एक्ट के तहत यानी कि एक कोर्ट ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, यानी कि जिसे कहते हैं हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये कंपनी की तरफ से थे, किसकी तरफ से? कंपनी की तरफ से। आगे चलते हैं जो एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, समझेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है ये किसकी साइड से था? सम्राट यानी कि ब्रिटेन की तरफ से था, यानी कि ध्यान देंगे सम्राट। और यहाँ पर ये एक सचिव, भारत सचिव यहाँ पर बनाया गया था, भारत सचिव। और ये ब्रिटेन पार्लियामेंट का था, भारत सचिव कहां से? ये जो था ब्रिटेन की पार्लियामेंट का सदस्य बनाया गया था। इनका जो कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर क्या काम करते थे? इनको यानी कि राजनीतिक अधिकार थे, राजनीतिक अधिकार दिए गए थे, समझ लेंगे राजनीतिक अधिकार। और इनके लिए कौन से है? यानी कि व्यापार का अधिकार, व्यापार को कंट्रोल करना था, व्यापार यानी कि कंट्रोल यानी करने का राइट था, ठीक है। तो यहाँ पर ये गवर्नर जनरल था, यहाँ पर जो है ये गवर्नर जनरल के पास थे, गवर्नर जनरल जिसे कहते हैं गवर्नर जनरल जी, ठीक है गवर्नर जनरल, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों 1700 यानी कि 1919 में यानी कि प्रांतों में दैत्य शासन लागू हुआ था। प्रांतों में यानी कि दैत्य शासन जिसे कहते हैं दैत्य शासन, ठीक है दैत्य शासन यहाँ पर लागू किया गया था प्रांतों में। इसमें दो सब्जेक्ट बनाए गए थे, एक था यानी कि आरक्षित, एक रिजर्व था, एक था रिजर्व और एक था हस्तांतरण, यानी कि एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। ये हमारा आरक्षित और एक था हस्तांतरित, ठीक है हस्तांतरित। तो ये दो सब्जेक्ट थे, ये जो थे गवर्नर जनरल और ये जो वहाँ विधानसभा थी उनको यानी कि जो सदस्य थे जो वहां पर दिया गया था। अब आगे चलते हैं 1900 यानी कि 35 में 1900 प्रांत में केंद्र में ठीक है द्विसदनीय व्यवस्था दी गई थी, द्विसदनीय व्यवस्था। दो सदनीय व्यवस्था का मतलब है यानी कि दो सदन बनाए गए थे, यानी कि जैसे आज हम यानी कि लोकसभा और सभा और यानी कि राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा, ठीक है। आज के दौर में ये केंद्र और राज्य स्तर पर। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी, प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी, ठीक है। आगे का
ठीक है, तो इन चीजों को आप देखेंगे क्योंकि डायनेसिस सिस्टम की मैंने यहाँ पर बात की गई है। तो प्यारे बच्चों, आगे अगर हम लेके चलते हैं तो 1833 में इसी पर बात करते हैं। 1833 में जो लॉर्ड वेंटिक का समय था, तो भारत के ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के समझ लेंगे। ठीक है, बंगाल के नहीं, भारत के थे। ठीक है, लॉर्ड वेंटिक जो थे, इन्हीं के समय में एक विधि सलाहकार थे। इनके विधि सलाहकार और उनका नाम था लॉर्ड मैकाले, समझेंगे, लॉर्ड मैकाले, ये ही विधि सलाहकार थे। और इन्होंने ही आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड, ठीक है, पेनल कोड के ये इन्होंने बनाया था। आईपीसी के इनको जन्मदाता कहा जाता है, जन्मदाता। ठीक है, तो इनको जन्मदाता कहा जाता है आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता के जन्मदाता। और जो मैकाले को ही यानी कि जो कमेटी बनाई गई थी, तो यहाँ पर 1853 में एक कमेटी बनाई गई थी। 1853 में एक कमेटी बनाई गई थी। और यहाँ पर एक चीज हुई थी इसमें चेंज, क्योंकि आप समझ ले, पहले कार्यपालिका और इनको दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। व्यवस्थापिका यानी कि दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, समझ गए नहीं, इनको पृथक कर दिया गया। ठीक है, अलग अलग कर दिया गया। यहाँ पर एक पृथ्वी योगी परीक्षाओं के लिए, कंपटीशन के लिए, ठीक है, आयोजित करने के लिए एक एग्जाम, ठीक है, एक वो बना था। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक यहाँ पर विधि आयोग का भी गठन किया गया है, यानी कि विधि आयोग का गठन किया गया यहाँ पर। ठीक है, और आप आगे देखेंगे यहाँ पर एक चेंजेस यानी कि जो योग्यता यानी कि जो एग्जाम जो है, एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए एक यानी कि बोर्ड बनाया गया था। और वो उस बोर्ड के जो सदस्य थे कौन थे? लॉर्ड मैकाले, समझ लेंगे, लॉर्ड मैकाले थे। अब यहाँ पर जो भारत में जो अंग्रेजी को लाने वाले कौन थे? 1835 में अंग्रेजीकरण की बात जो की थी, शिक्षा क्षेत्र में अंग्रेजी को जो बढ़ावा दिया था। और एजुकेशन क्षेत्र में कौन थे, उनका नाम तो ध्यान देंगे, लॉर्ड मैकाले, ध्यान देंगे। मैंने काफी नॉलेज दी है आपको तो इनको यहाँ पर ध्यान देंगे। और एक और अगर हम आप चलते हैं और अगर आप और चाहते हैं तो एक जो 1700, ठीक है, 1800 जो है 61 में यहाँ पर कर दे रहा हूँ। 1861 में जो अधिनियम आया था, 1861 का जो अधिनियम के तहत, अधिनियम समझ लेंगे, इसके तहत विभागीय प्रणाली लागू की गई थी। विभागीय प्रणाली, विभाग बना दिए गए थे, प्रणाली लागू की गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि कब से विभागीय प्रणाली लागू की गई है, यानी कि डिपार्टमेंट बना दिए गए। जैसे कि आप समझ रहे हो, एजुकेशन, शिक्षा वगैरह अलग अलग, जैसे कि वित्त मंत्रालय, ये यानी कि मंत्रालय बना दिए। तो यहाँ समझ रहे होंगे, इसमें जो इसके जो गवर्नर जनरल की कार्यपालिका थी, तो यानी कि कार्यकारी जो परिषद थी, कार्यकारी जो परिषद थी, परिषद, इसमें 3 सदस्यों को बनाया गया था जो भारतीय थे, यानी कि भारतीय थे। यहाँ पे ध्यान दे लेंगे, एक तो पटियाला के राजा थे, पटियाला, और एक बनारस के थे, बनारस, ठीक है, राजा बनारस, ठीक है, बनारस के। और एक थे ग्वालियर, दिनकर राव, ठीक है, ग्वालियर के थे जिनका नाम था
दिनकर राव को बनाया गया था इनके सदस्य। 3 सदस्यों को कार्य के यानी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी में लिया जाना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्यारे बच्चों, इनको सभी को नोट कर लेंगे, एक एक चीज को नोट कर लेंगे अगर आपको एग्जाम निकालना है तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने यहाँ पर आपको एक ब्रॉड यानी अच्छी तरीके से नॉलेज दी है जो आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो प्यारे बच्चों, वीडियो और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ठीक है, इस चैनल पर आपको एक अच्छी नॉलेज दी जा रही है। ठीक है, बाकी तो सभी अच्छा देते हैं, ठीक है, हमसे भी बेहतर है ऐसा नहीं है, लेकिन आपको हम भी कम नहीं देते हैं। ठीक है।